बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। पहाड़ प्रभात में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हिमाचल में उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसे लेकर के प्रचार प्रसार का दौर भी आज थम जाएगा। नालागढ़, हमीरपुर और देहरा विधानसभा में उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को इन 3 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा और 13 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे। इस बार जनता तय करेगी प्रत्याशियों की किस्मत। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद से ही ये तीनों विधानसभा सीटें खाली हुई थी, जिसके बाद अब 10 जुलाई को इन सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में आज प्रचार प्रसार का भी आखिरी दिन है और 10 जुलाई को इन 3 सीटों पर मतदान होगा और 13 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। नालागढ़, हमीरपुर, देहरा विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन होगा। तमाम दल जो हैं वो आज प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो इन 3 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, जब जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी और 13 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे, जब ये पता चलेगा कि आखिर इन 3 सीटों पर जनता ने इस बार किसको चुना है। इससे पहले ये तीनों ही सीटें निर्दलीय विधायकों की थी और उनके इस्तीफे के बाद से ये सीटें खाली हुई। अब इन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का भी आखिरी दिन और इसके बाद 10 जुलाई को इन तीनों सीटों पर मतदान होना है। 13 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे और तब स्पष्ट होगा कि इस बार जनता ने इन 3 विधानसभा सीटों पर किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। हिमाचल में उपचुनाव के प्रचार की आज आखिरी दिन, जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे, तो वहीं इन तीनों विधानसभा सीटों पर इस बार सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार सुख सरकार की नीतियों को लेकर के उनके विरोध में जनता के बीच में पहुंच रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी कई आरोपों की झड़ी बीजेपी के ऊपर लगाई गई है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने सुक्खू सरकार पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप लगाए। तो वही उन्होंने कहा कि जो दुकानदार अपनी दुकानों पर बीजेपी का झंडा लगा रहे हैं, उन दुकानों के चालान काटे जा रहे हैं। का इस्तेमाल कर कि वहां पर एसपी का ऑफिस खोलने का, SCPWD का ऑफिस खोलने का बाकायदा उसको जो है वो अप्रूव करके रखा है और उसके बाद ये कहा कि चुनाव के बाद उसको फंक्शनल करेंगे। आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में और संभवतः देश में भी जिस विधानसभा क्षेत्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उस विधानसभा क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए कैबिनेट आइटम जाए और कैबिनेट आइटम जाने के बाद उसको अप्रूव किया जाए, ये सीधा सीधा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। ये सरकार की मंशा को जाहिर करता है कि सरकार अपने दबाव में, प्रभाव में चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं और चुनाव को जीतना चाहती है। और इसी मंशा को आगे बढ़कर के हम देख रहे हैं। कोई दुकानदार अपने दुकान पर झंडा लगा करके भारतीय जनता पार्टी का बैठा है, चाहे उसने लगाया चाहे किसी और ने लगा दिया झंडा, उसके यहां पर तुरंत जो है इंस्पेक्टर, छापा टीम भेज करके सैंपल लिए जा रहे हैं और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 18 महीनों में सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है, तो वहीं एक और कांग्रेस सरकार ने केवल उन विधायकों को प्रताड़ित किया जिन विधायकों ने जनहित के मुद्दे उठाए, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। विगत 18 महीने की सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे के ऊपर फेल हुई। अपनी गलतियों को, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम 18 महीने में किया गया। केवल और केवल उन विधायकों की प्रताड़ना की गई जिन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए और लगभग 30,000 करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद विकास कार्य सब तरफ बंद कर दिए, संस्थान बंद कर दिए। कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है, सब तरफ हाहाकार है। खून, बलात्कार, डकैती, ड्रग माफिया सर चढ़ करके बोल रहा है, परंतु सरकार केवल और केवल मित्रों के टोले से घिरी हुई है। सारा का सारा लाभ मित्रों के टोले को पहुंचाने में जुटी हुई सरकार ने अब ये 3 उपचुनावों को हाईजैक करने के लिए पूरी तरह से धनबल लगाना शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई है। ये लाइब्रेरी 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। तमाम सुविधाओं से लैस इस डिजिटल लाइब्रेरी का जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। इसको लेकर डीसी आबिद हुसैन सादिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी तैयार हो गई है और इस लाइब्रेरी में सारा सामान उपलब्ध करवा दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हम हिमाचल की सबसे पहली डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर बना रहे हैं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। इसमें सामान ऑलमोस्ट सारा आ चुका है। 8-10 दिन में इसको जो है हम पूरी तरह से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में हम 10 और जो है पंचायतों में, स्कूल्स में, रूरल स्कूल्स में जो है डिजिटल लाइब्रेरीज खोल रहे हैं। वहाँ पर भी सामान आ चुका है और वो भी जो है तैयारी 8-10 दिन में वो भी तैयार होकर चालू हो जाएंगी। तो ये स्टेट की पहली डिजिटल लाइब्रेरी होगी और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हम कोशिश करेंगे और भी स्कूलों में और पंचायतों में ये डिजिटल लाइब्रेरी। सोलन में स्पेशल ओलंपिक भारत नीति के तहत स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। इस बारे में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने जानकारी देते हुए बताया कि रोशनी संस्था की ओर से विशेष बच्चों के लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन हुआ। इस कैंप में विशेष बच्चों की तरह टेस्ट किए गए और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की गई। स्पेशल ओलंपिक भारत की नीति के तहत आज यहाँ पर मेडफेस्ट जो है वो लगाया जा रहा है, जिसमें हम एमएमयू की सहायता से इस कैंप को आयोजित हमने किया है। इसमें डॉक्टर्स जो हैं वो आईज, ईएनटी, जनरल चेकअप, फिजियोथेरेपी और डेंटल जो है उसका चेकअप कर रहे हैं। जो हमारे पास स्पेशल एथलीट्स हैं, स्पेशल बच्चे हैं और जो सभी डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, जो कि मेंटली चैलेंज हो या लोकोमोटिव हो या फिजिकल डिसेबिलिटी है, उन सभी बच्चों का यहाँ पर जो है वो आज मेडिकल चेकअप हो रहा है और ये पूरे हमारे प्रदेश में हर जिले में हो रहा है। और ये अपने आप में डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने इसकी एक शुरुआत जो है वो जब हिमाचल में जब वो चेयरपर्सन थी तो उसकी की थी, अब वो नेशनल में चेयरपर्सन है। तो हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। साल 2022 के आम असेंबली चुनाव में तीनों विधानसभा सीटों पर निर्दलीय विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर तीनों विधानसभा क्षेत्रों के समीकरणों पर है कि द्विदलीय व्यवस्था को अपना चुके हिमाचल में इन 3 विधानसभा सीटों पर कौन बाजी मारेगा। वर्तमान में विपक्ष में बैठी बीजेपी या फिर सत्तारूढ़ कांग्रेस। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल उपचुनाव का सजा रण। 3 सीटों पर उपचुनाव। बीजेपी को आशा, कांग्रेस में आत्मविश्वास। किसके बीच मुकाबला, कितने मतदाता, किस सीट से कौन आजमा रहा है किस्मत। हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 3 सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली थी। इन विधायकों ने फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किया और बाद में वो पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी और इसी कड़ी में ये उपचुनाव हो रहे हैं। असल में फरवरी में देहरा से विधायक होशियार सिंह ने इस्तीफा दिया था, तो हमीरपुर आशीष शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर ने इस्तीफा दिया था। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे और तीनों सीटों पर जीत का परचम लहराएंगे। वहीं कांग्रेस तीनों सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव यहां पर होने हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर सीटों पर निर्दलीय विधायक विजयी हुए थे। देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर, हमीरपुर से आशीष शर्मा विधायक निर्वाचित हुए थे। निर्दलीय विधायक के तौर पर ये तीनों प्रदेश की कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन इस साल 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में इन तीनों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग की और कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद हर्ष महाजन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। इसके बाद 22 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत प्रभाव से इनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया, जिस पर इन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का भी रुख किया। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से एक दिन बीते 3 जून को हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायक, जिनमें केएल ठाकुर, आशीष शर्मा और होशियार सिंह का इस्तीफा मंजूर किया और इसके बाद ये तीनों विधायक विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। बहुमत में सुक्खू सरकार। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का पड़ेगा असर। 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या 65 रह गई है। 68 सदस्य वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या घटकर 62 रह गई थी। 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होने पर विधानसभा में 59 सदस्य रह गए थे। 4 जून को विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आई और बीजेपी को 2 सीटें मिली। इससे कांग्रेस के 38 और बीजेपी के 27 विधायक हो गए। 68 सदस्यों वाली प्रदेश विधानसभा में बहुमत के लिए 35 का आंकड़ा चाहिए। वर्तमान कांग्रेस की सुक्खू सरकार के पास 38 विधायकों का आंकड़ा है। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपचुनाव में बीजेपी को झटका। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार के दौरान बीजेपी लगातार ये दावा करती रही कि रिजल्ट के बाद कांग्रेस की सुक्खू सरकार गिर जाएगी। बीजेपी उपचुनाव में प्रदर्शनों का हवाला दे रही थी, लेकिन उसे झटका ही लगा। लोकसभा के साथ 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटें ही मिली हैं। ऐसे में उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। धर्मशाला से बीजेपी के सुधीर शर्मा, बड़सर से बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के टिकट पर
कुटलेहड़ से विवेक शर्मा, सुजानपुर से रणजीत सिंह राणा, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और गगरेट से राकेश कालिया को जीत मिली। देहरा विधानसभा क्षेत्र, देहरा विधानसभा सीट में उपचुनाव में सबसे ज्यादा यह हॉट सीट बनी है और इसी के साथ ही इस सीट का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस सीट से कांग्रेस ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को चुनावी रण में उतार दिया। उनका मुकाबला 2 वर्ष 2 बार से इस विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले होशियार सिंह ठाकुर से है, जो वर्तमान में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देहरा विधानसभा क्षेत्र मतदाता समीकरण, कुल पंजीकृत मतदाता 84,152, पुरुष मतदाता 41,855, महिला मतदाता 42,297। देहरा का जातीय समीकरण 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक देहरा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लगभग 24% और अनुसूचित जनजाति के 0.8% मतदाता हैं। सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 74% से अधिक मानी जा रही है। देहरा में धार्मिक समीकरण, विधानसभा में 98% से अधिक हिंदू मतदाता हैं। इसके अलावा लगभग 1.7% संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है और केवल लगभग 0.01% ईसाई मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र की लगभग 94% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण प्रवेश की है, वहीं 5% से अधिक जनसंख्या शहर में रहती है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हमीरपुर से बीजेपी के आशीष शर्मा, कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा चुनावी मैदान में हैं। साल 2017 में भी कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और बीजेपी के आशीष शर्मा आमने सामने थे। हालांकि अब आशीष शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। साल 2017 में नरेंद्र ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र मतदाता समीकरण, कुल पंजीकृत मतदाता 73,644, पुरुष मतदाता 36,594, महिला मतदाता 37,050। हमीरपुर का जातीय समीकरण, 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लगभग 22% से अधिक और अनुसूचित जनजाति के लगभग 1.02% मतदाता है। सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 76% से ज्यादा है। हमीरपुर में धार्मिक समीकरण, विधानसभा में 98% से अधिक हिंदू मतदाता हैं। इसके अलावा लगभग 1.5% संख्या मुस्लिम मतदाता और केवल लगभग 0.01% ईसाई मतदाता हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ये मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच है। हालांकि पूर्व विधायक हरि नारायण सैनी के भतीजे हरप्रीत सिंह सैनी यहां चुनाव लड़कर इस रण को दिलचस्प बनाने का काम कर रहे हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से हरदीप सिंह बावा, बीजेपी से कृष्णलाल ठाकुर, स्वाभिमान पार्टी से किशोर लाल शर्मा के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हरप्रीत सिंह सैनी और विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं। साल 2022 के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में कृष्णलाल ठाकुर की निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हुई। कृष्णलाल ठाकुर ने 33,427 वोट हासिल किए। बीजेपी के लखविंदर सिंह राणा को 17,273 और कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा को 20,163 वोट हासिल हुए। ऐसे में कुल 75,101 वोट में से 44.51% वोट हासिल कर कृष्णलाल ठाकुर ने जीत हासिल की थी। अब नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से चुनावी रण सज चुका है और मुकाबला एक बार फिर से त्रिकोणीय हो गया। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र मतदाता समीकरण, कुल पंजीकृत मतदाता 92,737, पुरुष मतदाता 48,013, महिला मतदाता 44,721। नालागढ़ का जातीय समीकरण, 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक
नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लगभग 21% से अधिक और अनुसूचित जनजाति से लगभग 8.8% मतदाता है। सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 70% से ज्यादा है। नालागढ़ में धार्मिक समीकरण, विधानसभा में 96% से अधिक हिंदू मतदाता हैं। इसके अलावा लगभग 4% संख्या मुस्लिम मतदाता हैं और केवल लगभग 0.01% ईसाई मतदाता भी हैं। नालागढ़ में क्षेत्रीय समीकरण, विधानसभा क्षेत्र की लगभग 91% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण परिवेश की है और 8% से ज्यादा जनसंख्या शहर में रहती है। पहाड़ों पर होने वाले उपचुनाव ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। नेताओं की बयानबाजी से प्रदेश में तपिश बढ़ गई और बस कुछ दिन है, इसके बाद नेताओं की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी और 13 जुलाई को नेताओं के भाग्य का पिटारा भी खुलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन जनता के मन को जीत पाता है और किसे जनता अपने दिल पर राज करने का मौका देगी। हिमाचल डेस्क, जनता टीवी। चलिए, पहाड़ प्रभात की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।